हेलो बच्चों, दिस इज प्रिया पाठक, योर साइंस मेंटर, एजुकेटर एंड दोस्त। मुझे ये पता है कि आप लोग बहुत 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 अच्छे हैं, तो मैं आज की क्लास में आपसे ये नहीं पूछूंगी कि कैसे हैं आप लोग। हालांकि आप लोगों को पता है कि जब इतनी सारी पढ़ाई हो चुकी है, इतना सब कुछ हमने समझ लिया है, तो अच्छे तो होंगे। और मैम ने गुड न्यूज भी सुनाई है। गुड न्यूज क्या सुनाई है कि भाई विद्या हट पर इस बार हम लोग दे रहे हैं आपको सभी चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि जो चीजें आपको कभी पेड क्लासेस में मिलती थी, पेड बैचेस में मिलती थी, इस बार इतने प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे भोले भोले बच्चों के लिए हम वही चीजें लेकर आए हैं बिल्कुल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इतनी अच्छी अच्छी गुड न्यूज सुन के आप लोग तो अच्छे होंगे ही, तो मुझे पूछने की जरूरत थोड़ी है कि बच्चे कैसे हैं आप सभी लोग, है ना बेटा। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं मैम? आज की क्लास में बेटा हम लोग करने वाले हैं इस मैटर अराउंड द स्फीयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा कि आप लोगों को पता था, हमारा क्लास 9th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, इस मैटर अराउंड द स्फीयर, जिसके हम क्या कर चुके हैं, जिसको हम डिटेल में समझ चुके हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कर चुके हैं, और क्या कर चुके हैं बच्चों, एमसीक्यूज कर चुके हैं। अब बचा है तो क्या इस चैप्टर में बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये और कर लेंगे और इस चैप्टर को हम 100% खत्म कर देंगे। और मेरे साथ मिलकर सब लोग कहना फिर स्वाहा, है ना। स्वाहा नहीं किया है इस चैप्टर का, लेकिन हाँ, इस चैप्टर को हमने पूरा खत्म कर दिया है, अच्छे से समझ लिया होगा। कब? ये एक और टॉपिक पढ़ने के बाद, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने के बाद। अब जब इतनी अच्छी अच्छी बातें पता चल गई हैं, इतना सब कुछ पता चल गया, तो पढ़ना में हम शुरू कर देते हैं। क्यों टाइम वेस्ट करना है ना। एक बात और, ये जो इतनी सारी चीजें हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, ऐसा नहीं है सिर्फ आपको क्लास 9th तक पढ़ा रहे हैं, हम आपके साथ क्लास 10th में भी जुड़े हुए हैं। यानी कि क्लास 10th के बच्चों को भी ये सभी चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। उनको तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवा रहे हैं। 9th में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं होते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो हम वो करवा रहे हैं। तो भाई जो भी बच्चा है, चाहे 9th का है, चाहे 10th का है, खुशखबरी सभी के लिए है। तो आ जाइए मेरे साथ, आप लोग भी खुश हो जाइए और मेरे साथ मिलकर आप लोग भी जल्दी जल्दी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। तो चलिए भैया, चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। इतनी शानदार सी शुरुआत हो चुकी है ना। मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आप लोगों को आ रही होगी, है ना, मीठी मीठी सुरीली आवाज, इतनी बुरी भी नहीं है। ठीक है, आ जाओ। आर यू ऑल रेडी? टाइगर्स तो यार तुम लोग हो ही, है ना, तुमको बोलने की जरूरत नहीं है। आ जाओ आ जाओ। लो भाई, हमारे साथ हमारा छोटा भीम भी चल चुका है। अब तो ढोलकपुर से छोटा भीम भी आ गया बच्चों। अब तो तुम आ जाओ पढ़ने। चलो आओ आओ। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आ जाइए बच्चों और जरा फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ निगाहें डालिए, अपनी इधर उधर निगाहें हटा लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ डालिए। क्या कह रहा है, हाउ कैन यू चेंज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन टू एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन without adding any more solvent to it? अरे वाह 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 वाह, अरे वाह वाह वाह। देखो क्या कह रहे हैं, आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में कैसे कैसे चेंज करोगे। आपको कोई भी सॉल्वेंट का इस्तेमाल उसमें नहीं करना है। अब ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि चाचा ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें हम और सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकते हैं। जितना सॉल्यूट ऐड करना था उतना सॉल्यूट को हम ऐड कर चुके हैं, फर्दर एडिशन नहीं होगा। हम सैचुरेशन लेवल को ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, ऐसे सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे कि मैंने बनाया नींबू पानी, क्या बनाया, नींबू पानी, उसमें मैं डाल सकती थी 1 ग्लास में 6 स्पून शुगर, बहुत मीठा हो जाएगा भाई। 6 स्पून शुगर क्या थी, 1 ग्लास ऑफ वाटर की कैपेसिटी थी, और मैंने पूरी की पूरी 6 स्पून ही डाल दी। अब मैं चाहूं भी कि मैं 7th स्पून और डाल दूं, तो बेटा मैं डाल भले दूं, मगर वो 7th स्पून आपकी डिसॉल्व नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने इस पानी में 6th स्पून ऑफ शुगर डाली थी, तो ये सैचुरेटेड बन चुका था। जितनी इसकी सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की कैपेसिटी थी उतनी मैं डाल चुकी थी। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। अब इसको अनसैचुरेटेड बनाना है, या कि इसमें हमको और सॉल्यूट को ऐड करना है, और कंडीशन दी हम सॉल्वेंट नहीं बढ़ा सकते, यानी कि पानी नहीं बढ़ा सकते, तो क्या करें, हीट कर दो उसको। तुम क्या कर दो,
हीट कर दो, यानी कि तुम सुपर सैचुरेटेड बना दो ऐसे सॉल्यूशन को जिनका हीट करके उनके सैचुरेशन लेवल बढ़ाया जाए, उसी को सुपर सैचुरेटेड बोलते हैं। बस बना दो तुम। बाय हीटिंग दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन इट बिकेम्स अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट कर दो, वो अनसैचुरेटेड बन जाएगा। अब तुम उसमें 7वीं चम्मच ऐड कर सकते हो। ठीक है बेटा, समझ रहे हो? आ जाओ। सुक्रोज, जिसको शुगर भी बुलाते हैं, क्रिस्टल ऑब्टेन फ्रॉम शुगर कैन एंड बीट रूट आर मिक्स टुगेदर। कह रहे हैं सुक्रोज हमको कैसे मिलता है, जब हम किसको, शुगर कैन को, गन्ने को, बीट रूट को, आर मिक्स्ड टुगेदर, इनको आपस में मिला देते हैं। विल इट बी अ प्योर सब्सटेंस और अ मिक्सचर? अब हम इसको प्योर सब्सटेंस बुलाएंगे या मिक्सचर बुलाएंगे? गिव रीजन फॉर द सेम। तो पहले तो ये प्योर सब्सटेंस है। स्टिल मुझे पता है वो शुगर कैन और बीट रूट से मिलकर बना हुआ है, स्टिल इट इज अ प्योर सब्सटेंस। देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज अ प्योर सब्सटेंस बिकॉज केमिकल कंपोजिशन ऑफ शुगर क्रिस्टल इज सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्स। क्या कह रहे हैं, अब भले ही उसके सोर्स अलग अलग हैं, सोर्स क्या है, अलग अलग है, लेकिन केमिकल कंपोजिशन हर क्रिस्टल की कैसी रहेगी, सेम ही रहेगी। अगर शुगर है तो उसका केमिकल कंपोजिशन जो एक शुगर के क्रिस्टल का है वही सभी करेगा। वही पानी वाली बात, अगर पानी है तो भैया H2O होगा। हमको कतई फर्क नहीं पड़ता कि ये पानी कहाँ का पानी है, तुम्हारे घर का पानी है, स्कूल का पानी है, पाकिस्तान का पानी है, इंडिया का पानी है, बांग्लादेश का पानी है, डजंट केयर। ठीक है, अगर ये पानी है तो किसका है भैया, ये H2O से मिलकर बना हुआ होगा। उसी तरीके से अगर वो शुगर है तो उसके सभी क्रिस्टल्स कैसे होंगे, सेम होंगे, जो कि केमिकल कंपोजिशन सेम होती है। इस वजह से शुगर क्या हुआ है भैया, एक प्योर सब्सटेंस है। समझ गए मेरे रसगुल्लो? चलो आ जाओ, आ जाओ। आइडेंटिफाई सॉल्यूट सॉल्वेंट इन टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है? अब भैया ये टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है, आयोडीन और एल्कोहल। एल्कोहल सुनते ही आधे से ज्यादा को तो ऐसे ही नींद आने लगी होगी, है ना, नशा चढ़ने लगा होगा। इधर सुनो चुपचाप से। ठीक है, आयोडीन, आयोडीन और एल्कोहल का जो सॉल्यूशन होता है उसको हम क्या बुलाते हैं बेटा, टिंचर ऑफ आयोडीन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन बुलाते हैं। तो कह रहे हैं टिंचर ऑफ आयोडीन में सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, ये बता दो हमको। तो क्या होता है, आयोडीन यहाँ पर सॉल्यूट होता है और अल्कोहल यहाँ पर सॉल्वेंट होता है, यानी कि अल्कोहल की मात्रा ज्यादा होती है, आयोडीन की मात्रा कम होती है। आयोडीन को अल्कोहल में यहाँ पे डिसॉल्व किया जाता है। बोलो स्वाहा। चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ अब जल्दी से। What is mass percentage of a solution? अब mass percentage of solution क्या होता है बच्चों? It is defined as mass in gram of the solute present in 100 grams of solution। यानी कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को मास परसेंटेज बुला रहे हैं। क्या बुला रहे हैं, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन बुला रहे हैं। समझे या नहीं समझे बच्चों? आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं, What are the two components of the colloidal solution? colloidal solution के 2 कंपोनेंट क्या होते हैं? जिस तरीके से मैंने बताया था कि सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट होते हैं, क्या होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, उसी तरीके से colloidal solution के भी 2 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है डिस्पर्स फेज जो सॉल्वेंट का काम, सॉल्यूट का काम करता है, और एक होता है डिस्पर्स मीडियम जो काहे का काम करता है, सॉल्वेंट का काम करता है। चमका यानी चमका बच्चों, आ गया समझ में? चलो आ जाओ, आ जाओ। इन व्हाट रिस्पेक्ट डज अ ट्रू सॉल्यूशन डिफर फ्रॉम अ colloidal सॉल्यूशन? अरे भाई इंग्लिश इतनी तगड़ी देते हैं ना कि बच्चे ऐसे घूम जाए, अरे पूछना क्या चाहते हो भैया, कहना क्या चाहते हो, पर कुछ नहीं कहना चाहते हैं, सीधे सीधे ये पूछ रहे हैं ट्रू सॉल्यूशन और colloidal सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है। बस, a true solution is a homogeneous mixture। ट्रू सॉल्यूशन होमोजेनस होते हैं, colloidal हेट्रोजेनस होते हैं। लेकिन मैडम जी हमको तो यही नहीं पता होमोजेनस और हेट्रोजेनस क्या होते हैं। होमोजेनस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जिनका कंपोजिशन सेम होता है,
चाहे हम उसमें कितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिला दें, लेकिन वो सभी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सेपरेटली हमको नहीं दिखेंगे, पूरा मिक्सचर एक जैसा हो जाएगा। ऐसे मिक्सचर को होमोजेनस मिक्सचर बोलते हैं। और जिस मिक्सचर की कंपोजिशन सेम नहीं होती है, यानी कि जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अलग अलग दिखाई देते हैं, उसे हेटेरोजेनस मिक्सचर बोलते हैं। जैसे कि हेटेरोजेनस का एग्जांपल देते हैं, एक बीकर लिया, इसमें पहले मैंने पानी डाला, फिर इसके बाद मैंने इसमें सैंड डाली, उसके बाद मैंने इसमें क्या डाल दिए, पत्थर डाल दिए, रॉक, स्टोन्स, पेबल्स ये सब डाल दिए। इसमें तीनों चीज दिखेंगी, पानी भी दिखेगा, सैंड भी दिखेगा, रॉक्स भी दिखेंगे, स्टोन्स भी दिखेंगे। अब ये क्या हो गया, हेटेरोजेनस मिक्सचर हो गया। अब मैंने एक और बीकर लिया, उसमें पानी डाला, H2O डाला, उसमें नमक डाला, NaCl डाला, उसमें शुगर डाली, बढ़िया शुगर डाल दी, उसमें क्या डाल दिया, लेमन डाल दिया। इसमें नहीं दिखेगा, इसमें ना शुगर दिखेगी, ना लेमन दिखेगा, ना आपका नमक दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, पूरी कंपोजिशन एक जैसी हो जाएगी। ये आपका होमोजेनस मिक्सचर होता है। बस तो ट्रू सॉल्यूशन आपके होमोजेनस मिक्सचर है और कोलाइडल सॉल्यूशन आपके हेटेरोजेनस मिक्सचर है। चमका यानी चमका, अरे बेटा समझ आ जाता है तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो, आग वाग लगा दिया करो, है ना, तो हमको पता लग जाएगा कि आपको चीजें समझ आ रही हैं, ऊपर से ऐसे शू नहीं हो रही हैं। ठीक है बेटा, आ जाओ। Why is water is called a universal solvent? अरे वाह वाह वाह, 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। 100% कह रही हूँ, 99 भी नहीं कह रही हूँ, 100% क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा ही फंसेगा। आ जाओ क्या कह रहे हैं, Why is water called a universal solvent? पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट काहे को बोलते हैं? इधर देखो, water is known as universal solvent because it has the ability to dissolve wide varieties of substance. पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए बोलते हैं मैडम जी, क्योंकि ये बहुत सारे सब्सटेंस को डिसॉल्व कर सकता है। इसके पास ये एबिलिटी है मैडम जी कि ये क्या करेगा, बहुत सारे सब्सटेंस को मिक्स कर लेगा, डिसॉल्व कर लेगा, इसलिए मैम ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। इतनी सी बात समझ में नहीं आती मैम आपको क्या मैम, है ना। चल आगे चले, देखो क्या लिखा हुआ है, मेल्टिंग ऑफ आयरन मेटल, रस्टिंग ऑफ आयरन, बेंडिंग ऑफ आयरन रॉड, ड्रॉइंग अ वायर ऑफ अ मेटल आयरन। आंसर, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज बताना है, इनमें से केमिकल चेंज क्या है और फिजिकल चेंज क्या है। देखो, मेल्टिंग ऑफ आयरन रॉड, आयरन मेटल, बेंडिंग ऑफ आयरन रॉड एंड ड्रॉइंग अ वायर ऑफ आयरन मेटल आर फिजिकल चेंज। ये सभी फिजिकल चेंज है। हम उसको मेल्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से आयरन बन जाएगा। ठीक है, हम उसको बेंड कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, फिर सीधा हो जाएगा। वायर बना रहे हैं आयरन मेटल से, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से आयरन मिल जाएगा। यानी कि ये सभी फिजिकल चेंज है। क्या होते हैं फिजिकल चेंज? जो रिवर्सिबल होते हैं, जिसमें नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है ना। उसके बाद आ जाओ, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। क्यों है ये फिजिकल चेंज? क्योंकि इन सभी में आयरन की कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, बस उसका फॉर्म चेंज हो रहा है। रहेगा आयरन ही, कुछ मिक्स नहीं कर रहे हैं हम, आयरन को टेढ़ा मेढ़ा करते जा रहे हैं, तो क्या दिक्कत है, करते रहो, रहेगा तो वो आयरन ही ना। अब भैया आम है, आम को तुम ऐसे ही खा लो, या तुम उसके बड़े बड़े पीस कर लो, या तुम और सजा के उसको छोटा छोटा काट के खा लो, रहेगा तो वो आम ही ना, सेब थोड़ी बन जाएगा। वही बात है। ठीक है, आ जाओ। नेम टू एलिमेंट्स विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ये क्वेश्चन मैंने आपको जब मैं चैप्टर पढ़ा रही थी तब मैंने आपसे पूछा था कि कमेंट करके मुझे बताएंगे। आ जाओ, क्या पूछा गया, दो एलिमेंट जो लिक्विड होते हैं, तो पहला तो गैलियम है, दूसरा मर्क्यूरी है। ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। क्या दिक्कत है बताने में, बता दो 2 मिनट में, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, आइडेंटिफाई द एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग सब्सटेंस। ओके, एलिमेंट बताने हैं, इनमें से क्या क्या है, सल्फर, ब्राइन, ये सॉल्यूशन होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट इज अ कंपाउंड। वाटर, कंपाउंड। नियॉन, पेपर, शुगर। यानी कि ये आपके बाकी सभी ऑलमोस्ट कंपाउंड या मिक्सचर्स हैं। यहाँ पर आपका जो एलिमेंट है वो सिर्फ सल्फर है और नियॉन है। क्या है, सल्फर और नियॉन है। Sea water can be classified as homogeneous as well as heterogeneous mixture. Comment. अरे वाह, क्या कह रहे हैं, सी वाटर को हम लोग होमोजेनस भी बोल सकते हैं, सी वाटर को हम लोग हेटेरोजेनस भी बोल सकते हैं। बताओ कैसे, चलो आओ कैसे बताते हैं।
सी वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। सी वाटर क्या है, ये मिक्सचर होता है सॉल्ट और वाटर का, ठीक है, इसमें सॉल्ट भी पाया जाता है, इसमें पानी भी पाया जाता है, विच कैन नॉट बी सेपरेटेड एक्सेप्ट बाई इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के सिवाय और किसी तरीके से हम नमक पानी को अलग नहीं कर सकते हैं, इस वजह से हम सी वाटर को होमोजेनस मिक्सचर बोलते हैं, यानी कि पानी में नमक बड़े अच्छे से घुल रखा है, सी वाटर में नमक बहुत अच्छे से घुल रखा है, इसलिए हम उसको क्या बुला रहे हैं, होमोजेनस बुला रहे हैं। सी वाटर ऑल्सो कंटेन मड, लेकिन नमक तो घुला हुआ है जो कि आसानी से सेपरेट नहीं हो रहा है, इसलिए हम क्या बुला रहे हैं, होमोजेनस बुला रहे हैं। लेकिन उस सी वाटर में मड भी है, उस सी वाटर में डिकेड प्लांट भी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, सॉल्ट है, वाटर है, स्टोन्स हैं। अब ये सारी चीजें तो उसमें दिख रही हैं और इनको आसानी से सेपरेट किया जा सकता है, इसलिए हम इसको हेटेरोजेनस भी बुलाते हैं। यानी कि सी वाटर में कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट ऐसे हैं जो दिख रहे हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट ऐसे हैं जो बड़े तगड़े में मिल रखे हैं, इसलिए हम सी वाटर को होमोजेनस मिक्सचर भी बुला रहे हैं, हेटेरोजेनस मिक्सचर भी बुला रहे हैं। समझ गए बच्चों? अरे समझदार तो मैम हम वैसे ही हैं, पूछने की जरूरत ही नहीं है। चलो आ जाओ। Why is it not possible to distinguish particle of a solute from the solvent in a solution? क्या कह रहे हैं, ये पॉसिबल क्यों नहीं है कि हम सॉल्यूशन से सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल को अलग अलग कर लें, क्यों नहीं है ये? आओ बताते हैं हम क्यों नहीं है, आ जाओ भैया। A true solution is a homogeneous in nature। जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, होमोजेनस होते हैं। A solute क्या कह रहे हैं, a solute solvent particles are very small। सॉल्यूट सॉल्वेंट के जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। दे कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश इवन अंडर अ माइक्रोस्कोप। मैडम ऐसे तो छोड़ो, आप माइक्रोस्कोप में भी उनको अलग अलग नहीं देख सकती हैं, इतने छोटे होते हैं। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर इतना सा है क्योंकि सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं और इतने छोटे होते हैं कि उनको माइक्रोस्कोप में भी नहीं देख सकते हैं। तो तुम कैसे उसको अलग अलग देख पाओगे, पता कर पाओगे सॉल्यूट कहाँ है और सॉल्वेंट कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, explain why particles of a colloidal solution do not settle down when left undisturbed while in a case of suspension they do। अरे वाह, आप लोगों से पूछा जा रहा है बेटा समझाइए, क्या करिए, समझाइए बच्चों। क्या समझाना है मैडम जी, ये समझाना है कि कोलॉइडल पार्टिकल्स जो होते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं, वो आपके सेटल डाउन नहीं होते हैं जो उनको ऐसे ही रख दे रूम टेम्परेचर पे, लेकिन वहीं जो आपके सस्पेंशंस होते हैं वो आपके सेटल डाउन हो जाते हैं। तो इसका आपसे क्या पूछा जा रहा है, रीजन पूछा जा रहा है। तो इधर देखो, जो सस्पेंशन होते हैं ना बेटा, उनके पार्टिकल का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है देन दोज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। यानी कि आपके जो कोलॉइडल सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं एज कंपेयर टू सस्पेंशन। Also molecular interaction in a suspension do not strong enough to keep the particle suspended। और भाई सस्पेंशन में जो अट्रैक्शन होता है मोलिकुलर, वो इतना नहीं होता है कि वो पार्टिकल्स को जोड़े रखे, तो जिस वजह से कुछ समय बाद ही पार्टिकल अलग अलग हो जाते हैं एंड हेंस दे सेटल डाउन, जिस वजह से वो सेटल डाउन हो जाते हैं। समझ गए, इजी सा क्वेश्चन था, चैप्टर पढ़ा है ना तो बहुत आसान लग रहे होंगे आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं, आइडेंटिफाई कोलॉइड्स एंड ट्रू सॉल्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग। ये आपकी चीजें दे रही है, इसमें आपको ट्रू सॉल्यूशन क्या है और कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या है ये आपको बताना है। पॉन्ड वाटर फ्रॉग एल्यूमिनियम पेंट विनेगर ग्लूकोज सॉल्यूशन एक्सेट्रा। दी सॉल्यूशन और विनेगर ग्लूकोज। सॉल्यूशन क्या है यहाँ पे, विनेगर और ग्लूकोज है, और कोलॉइड्स क्या है, फॉग एल्यूमिनियम पेंट, ये सभी क्या है आपके कोलॉइड्स हैं बच्चों। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। मुझे एक एग्जांपल, मुझे क्या आप लोगों को, ठीक है, आप लोगों को एक एग्जांपल एरोजोल का देना है, एक एग्जांपल इमल्जन का देना है। एरोजोल में क्या आता है बेटा, क्लाउड्स और स्मोक आते हैं। इमल्जन में क्या आता है आपका, मिल्क और फेस क्रीम आता है। स्मोक एंड फॉग बोथ आर एरोसोल, इन व्हाट वे दे आर डिफरेंट। क्या कह रहे हैं, स्मोक और फॉग ये दोनों ही क्या होते हैं, एरोसोल, जैसे भी कोलॉइड्स है बेटा, कोलॉइड्स के नाम है, ठीक है, ये सभी एरोसोल होते हैं, लेकिन फिर भी ये कुछ, तो किस सेंस में ये एक दूसरे से अलग है। देखो, बोथ फॉग एंड स्मोक हैव गैस एज डिस्पर्स मीडियम। दोनों ही फॉग और स्मोक दोनों में ही क्या होती है, डिस्पर्स मीडियम में हम गैस लेते हैं, ठीक है, यानी कि एज अ सॉल्वेंट हम क्या ले रहे हैं, दोनों में ही गैस ले रहे हैं। द ओनली डिफरेंस इन द डिस्पर्स फेज, लेकिन डिस्पर्स फेज में
डिफरेंस है। इन फॉग हम लोग लिक्विड लेते हैं एंड इन स्मोक हम सॉलिड लेते हैं, ये डिफरेंस है दोनों में। यानी कि डिस्पर्स मीडियम सेम है, डिस्पर्स फेज अलग है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंपाउंड, इनमें से कंपाउंड कौन कौन नहीं है? तो क्लोरीन गैस आपकी कंपाउंड नहीं है, उसके बाद पोटेशियम क्लोराइड कंपाउंड है, आयरन क्लोराइड नहीं कंपाउंड नहीं है, आयरन सल्फाइड कंपाउंड है, एल्यूमिनियम कंपाउंड नहीं है, आयोडीन कंपाउंड नहीं है, कार्बन कंपाउंड नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड कंपाउंड है और सल्फर पाउडर कंपाउंड है। नहीं, सल्फर पाउडर कंपाउंड नहीं है सल्फर पाउडर कंपाउंड, ठीक है। इज वाटर एन एलिमेंट और अ कंपाउंड? गिव रीजन एंड सपोर्ट योर स्टेटमेंट। कह रहे हैं कि पानी जो होता है वो एलिमेंट है या कंपाउंड है? तो 2000 बार पढ़ चुके हो, पानी क्या है बच्चों? पानी हमारा कंपाउंड है। वाटर क्या है आपका? वाटर मैडम कंपाउंड है। क्या है वाटर? कंपाउंड है। कैसे? अब ये देखते हैं, देखो जरा क्या लिखा हुआ। वाटर इज अ कंपाउंड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। पानी कंपाउंड होता है कुछ रीजंस की वजह से। इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट। पानी 2 अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बना है, एक हाइड्रोजन और दूसरा क्या है आपका? ऑक्सीजन। विच कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फिजिकल मेथड। और इन दोनों को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। पानी में से आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। दे कैन बी सेपरेटेड बाई इलेक्ट्रोलिसिस। इसको सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस की सहायता से ही अलग किया जा सकता है। पानी में जब तुम करंट दौड़ा दोगे तब अलग किया जा सकता है। The physical and chemical properties of hydrogen and oxygen are entirely different from those of the properties of water. और physical property जो हाइड्रोजन की होती है और ऑक्सीजन की होती है वो बहुत अलग होती है। किससे? वाटर से। कैसे? मैं आपको बताती हूँ। जो हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है। ऑन द अदर हैंड वाटर क्या होता है? लिक्विड होता है। यानी कि स्टेट अलग अलग है या नहीं है? और भी सारी चीजें होती हैं अलग, जैसे कि पानी आग बुझाने में काम करता है, ऑन द अदर हैंड ऑक्सीजन आग लगाने में काम करती है। बात समझ रहे हो? नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं। आइडेंटिफाई द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम इन द फॉलोइंग। हमें इसमें डिस्पर्स फेज क्या होगा, डिस्पर्स मीडियम क्या होगा, ये बताना है बेटा। तो बता लोगे या नहीं बता लोगे? फॉग में क्या है? लिक्विड और गैस है। चीज में क्या है? लिक्विड और सॉलिड है। कलर्ड जेमस्टोन में क्या है? सॉलिड है, ठीक है। सॉलिड में सॉलिड मिलाते हैं, है ना। उसी तरीके से चीज में क्या मिला रहे हैं? लिक्विड में सॉलिड मिला रहे हैं। फॉग में क्या मिला रहे हैं? लिक्विड में गैस मिला रहे हैं। आ जाओ आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। डिस्क्राइब एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड। हमें कॉलॉइड्स की 3 प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करना है। फर्स्ट, इट इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। सबसे पहले कॉलॉइड क्या है? हेट्रोजेनस मिक्सचर है। साइज ऑफ पार्टिकल इज टू स्मॉल टू बी सीन बाय नेकेड आइज। हमारे कॉलॉइड का पार्टिकल इतना छोटा होता है कि हम उसको हमारी आंखों से नहीं देख सकते हैं। दे स्कैटर अ लाइट पासिंग थ्रू देम मेकिंग इट्स पाथ विजिबल। आप हम अगर कॉलॉइडल सॉल्यूशन से बीम ऑफ लाइट को पास कराते हैं तो वो लाइट को क्या कर देंगे बेटा? उस लाइट को स्कैटर कर देंगे, यानी कि ये टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। दो डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। अगर हम उनको ऐसे अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो ये सेटल डाउन नहीं होते हैं, यानी कि ये स्टेबल होते हैं। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। और हम क्या नहीं कर सकते हैं? कॉलॉइडल पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। आ गया समझ में बच्चों? आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है? ट्राई सेग्रीगेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज प्योर और मिक्सचर। कह रहे हैं आपके आसपास जो चीजें हैं उनको जरा सेपरेट करो कि वो प्योर हैं या मिक्सचर हैं। ट्राई मिक्सिंग सॉइल एंड वाटर देन सेपरेट देम। वेयर सॉइल इज अ मिक्सचर, यहाँ पे क्या है? सॉइल आपकी मिक्सचर है। एज इट मिक्सेस ऑफ मोर देन वन सब्सटेंस। क्यों? क्योंकि भाई इसके अंदर एक से ज्यादा सब्सटेंस पाए जाते हैं। वाटर आपका क्या है? प्योर सब्सटेंस है। क्यों? क्योंकि ये आपका किससे बना हुआ है? आपके फिक्स्ड एलिमेंट से बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। बस सिंपल। आ जाओ। व्हाट इज सॉल्यूशन? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन? पहले तो हमने बताना है बेटा कि सॉल्यूशन क्या होता है, उसके बाद हमको बेटा सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज बतानी है। आ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। सॉल्यूशन 2 और 2 से ज्यादा सब्सटेंस का क्या होता है बेटा? होमोजेनस मिक्सचर होता है। द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन आर। कुछ प्रॉपर्टीज है सॉल्यूशन की, जरा देखेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं किसकी? सॉल्यूशन की। देखिए, द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज बिकॉज दे आर स्मॉलर देन नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर।
क्या कह रहे हैं, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को हम हमारी आंखों से नहीं देख सकते, क्यों, क्योंकि वो 1 नैनोमीटर से भी ज्यादा छोटे होते हैं बच्चों। When the beam of light pass through a solution, it do not scatter. अगर हम सॉल्यूशन से बीम ऑफ लाइट को पास कराते हैं तो वो बीम ऑफ लाइट बेटा स्कैटर नहीं होगी, अगेन वही छोटे होते हैं, यानी कि ये आपके टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करते हैं। फिल्ट्रेशन कैन नॉट बी यूज्ड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन फ्रॉम ईच अदर, यानी कि सॉल्यूशन के कंपोनेंट को फिल्ट्रेशन से बेटा सेपरेट नहीं किया जा सकता है। ये सारी चीजें तो बहुत आसान लग रही हैं। हाँ बेटा, अगर चैप्टर पढ़ा है तो आपको ये सारी चीजें बहुत आसान लगेंगी। उसके बाद आ जाइए बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं जो पूछे जाते हैं, तो मैंने सोचा मैं ही क्यों ना करा दूं आपको। सबसे पहले फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। देखिए क्या लिखा हुआ है, इन अ फिजिकल चेंज ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज कलर, फिजिकल स्टेट, डेंसिटी, वॉल्यूम etc चेंज, केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन अनचेंज। क्या कह रहे हैं, फिजिकल चेंज में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही चेंज आता है, जैसे कि कलर चेंज हो जाएगा, फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगी, डेंसिटी चेंज हो जाएगी, वॉल्यूम चेंज हो जाएगी, कोई भी केमिकल चेंज नहीं आएगा। इन अ केमिकल चेंज केमिकल कंपोजिशन, केमिकल प्रॉपर्टीज अंडरगो चेंज, लेकिन केमिकल चेंज में केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं बेटा, चेंज हो जाती हैं। नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन अ फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज में कोई भी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं देखने के लिए मिलेगा, लेकिन केमिकल चेंज में अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन अ केमिकल चेंज, केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस देखने के लिए मिलेगा। वेरी लिटिल और नो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और साउंड इज यूजुअली एब्जॉर्ब और गिवन आउट इन अ फिजिकल चेंज, बहुत कम या तो कभी नहीं भी निकलती है एनर्जी फिजिकल चेंज में, या तो निकलेगी तो बहुत कम निकलेगी या फिर नहीं निकलती है। लेकिन a chemical change is always accompanied by absorption और evolution of energy, लेकिन chemical change में हमेशा या तो एनर्जी निकलेगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। फिजिकल चेंज इज अ टेम्परेरी चेंज, फिजिकल चेंज आपके टेम्परेरी चेंज होते हैं, कुछ समय के लिए ही होते हैं, लेकिन केमिकल चेंज आपके परमानेंट चेंजेस होते हैं बेटा। द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस कैन नॉट बी रिगेन बाय अ फिजिकल मेथड, कैन बी रिगेन बाय अ फिजिकल मेथड, फिजिकल चेंज में जो ओरिजिनल स्टेट होती है सब्सटेंस की वो हमें आसानी से मिल सकती है, लेकिन भाई यहाँ पर हमें आसानी से नहीं मिलती है। फिजिकल चेंज आपका रिवर्सिबल होता है, केमिकल चेंज आपका इरिवर्सिबल होता है। बस यही डिफरेंसेस है, इतना लिखाओगे बेटा, मोर देन इनफ है, कोई आपके नंबर नहीं काटेगा। अब बेटा एक चेंज पूछा जाता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में, तो हम ये भी देख लेते हैं। मेटल्स आपके लस्ट्रस होते हैं, यानी कि ये शाइनी होते हैं। नॉन मेटल आपके नॉन लस्ट्रस होते हैं, यानी कि ये शाइन नहीं करते हैं। मेटल्स आपके मेल्लिबल और डक्टाइल होते हैं, यानी कि ये थिन शीट्स और वायर में कन्वर्ट हो जाते हैं। नॉन मेटल आपके ना तो मेल्लिबल होते हैं ना ही डक्टाइल होते हैं। उसके बाद मेटल्स की हाई डेंसिटी, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखने के लिए मिलता है, वहीं नॉन मेटल्स का लो डेंसिटी, लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखने के लिए मिलता है, एक्सेप्ट मर्क्यूरी एंड गैलियम और अदर मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मर्क्यूरी और गैलियम को छोड़ के सभी मेटल्स सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। नॉन मेटल में एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर, लेकिन नॉन मेटल सॉलिड स्टेट में भी देखने के लिए मिलेंगे, लिक्विड स्टेट में भी देखने के लिए मिलेंगे और गैसियस स्टेट में भी देखने के लिए मिलेंगे आपको। दे आर सोनोरस, मेटल सोनोरस होते हैं, यानी कि साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, और साउंड भी ऐसा वैसा साउंड नहीं बेटा, रिंगिंग साउंड, ठीक है। ये नॉन सोनोरस होते हैं, यानी कि रिंगिंग साउंड को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। मेटल्स आपके जो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। दे आर जनरली, ये हार्ड होते हैं मेटल, एक्सेप्ट आपके सोडियम और पोटेशियम, ये सॉफ्ट होते हैं। सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के सभी मेटल्स आपके हार्ड देखे जाते हैं। नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं, एक एक्सेप्शन है डायमंड, डायमंड नॉन मेटल है, स्टिल बहुत ज्यादा हार्ड होता है। दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, आपके मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होती है, ऑन द अदर हैंड नॉन मेटल्स की लो होती है। एक और डिफरेंस आपका पूछा जाता है बेटा, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। कंपाउंड्स के पास भी एक से ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं, मिक्सचर्स के पास भी, लेकिन कंपाउंड के पास फिक्स प्रोपोर्शन में होते हैं, पार्टिकल फेस ऑप्शन है। कंपाउंड में हम लोग कुछ भी ऐड या रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन मिक्सचर्स में हम ऐसा कर सकते हैं।
कंपाउंड आर फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। क्या कह रहे हैं, कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कब होता है, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में मिक्स होते हैं, यानी कि आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं, तब कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। मिक्सचर्स कैसे बनते हैं, मिक्सचर आर फॉर्म बाय सिंपली मिक्सिंग टू और मोर कंस्टिट्यूएंट, देयर इज नो केमिकल रिएक्शन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट। मिक्सचर का फॉर्मेशन वही दो या दो से ज्यादा चीजों को मिला दो, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, सिंपली मिक्सचर करना होता है, तो आपके मिक्सचर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। The component of a mixture are always present in definite ratio by mass। जो कंपोनेंट्स होते हैं कंपाउंड्स के, वो हमेशा डेफिनेट रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर कोई भी डेफिनेट रेशियो नहीं होता है, हो भी सकता है और रेशियो नहीं भी हो सकता है मिक्सचर में। The properties of a compound are entirely different from its constituent। जो कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बिल्कुल अलग होती है। The properties of a mixture are same those of its constituent। लेकिन वहीं मिक्सचर की प्रॉपर्टी उसके constituent पार्टिकल से बिल्कुल मिलती जुलती होती है। Compounds are always homogeneous in nature। Compounds हमेशा homogeneous होते हैं, वही मिक्सचर्स आपके heterogeneous भी हो सकते हैं। ठीक है, Compounds formation is accompanied by absorption or evolution of heat और electrical energy। कंपाउंड जब भी बनेगा तब आपकी हीट एनर्जी या कोई और एनर्जी इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी, लेकिन मिक्सचर हीट, लाइट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी मे और मे नॉट बी इवॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर। ऑन द अदर हैंड मिक्सचर्स में जरूरी नहीं है आपकी एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब हो ही हो। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ कंपाउंड आर यूजुअली शार्प एंड फिक्स्ड। कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट शार्प होता है और फिक्स्ड होता है, वहीं यहाँ पर आपके मिक्सचर्स का ना तो शार्प होता है ना आपका फिक्स्ड होता है। The constituent of a compound cannot be separated by physical or mechanical means, they can however be separated by chemical method। क्या कह रहे हैं, जो आपके कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनको हम लोग फिजिकल चेंज से नहीं सेपरेट कर सकते हैं। अगर हमें उनको सेपरेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपका केमिकल मेथड को ही अपनाना पड़ेगा, लेकिन वहीं ये आपके सेपरेट हो जाते हैं, कौन, मिक्सचर्स। तो बेटा ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमने कवर कर लिए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके डाउट को जरूर जरूर क्लियर करूंगी। अब जो कि हमारी क्लास खत्म हो गई है, हमारे सभी क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, तो आज की क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद बच्चों।